पहले जो माहौल हुआ करता था आज से योगी जी के पूर्व, मैं कह सकती हूँ, उस माहौल में हम लोग ठीक से जय श्री राम नहीं बोल सकते। मतलब मुझे कहने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है, लेकिन आज के समय में हम ये बड़े गर्व से कहते हैं 500 वर्ष बाद भगवान को उनका मंदिर मिलता है, धारा 170 हटती है। ये इन्हीं के द्वारा की गए सारे काम हैं और हम ये देखते हैं कि आगे बढ़ के भी इन लोग का भी यही हाल होगा कि जैसे मतलब हम लोग को जैसे आगे बढ़ना है वो सारी चीज़ें अभी मतलब इन लोगों ने जो कुछ किया है समाज के लिए वो अविस्मरणीय है। दीप्ति जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे सेशन में। सबसे पहले मेरी ये जानने की इच्छा हो रही है कि एक बिजनेस वुमेन बिजनेस छोड़कर और समाज सेवा की तरफ आपने ये कदम रखा, इसके पीछे आपको क्या लगा, क्यों आप इस क्षेत्र में आई? देखिए, एक अपना एक सामाजिक स्तर होता है। हमें जब समाज में जब हम निकले, थोड़ा एक बिजनेस के साथ साथ हमने ये देखा कि समाज के लोगों की भी कुछ मदद करनी चाहिए, छोटी सही, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहे और आनंद आता रहा। आनंद कई तरीके से आता है कि एक तो अपने परिवार के लिए करिए या इस तरह करिए, लेकिन हमारा एक आनंद, एक रुझान जो है हमेशा गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को या गौ माता के प्रति थोड़ा एक अलग लगाव रहा है, जिसका मैं निरंतर प्रयास करती हूँ कि उस पर मैं आगे और काम करूँ। जी, तो जिस तरह से आप सोशल वर्क करती हैं उन्नाव के लिए, तो आपको क्या लगता है उन्नाव में अभी क्या आपने किया और आगे आपकी क्या उम्मीदें हैं कि आप क्या किस तरह से आगे बढ़ा सकती हैं चीज़ों को? मैं सबसे पहले तो ये चाहती हूँ कि उन्नाव में जो ये अनाथ बच्चे हैं, जैसे कि जिनको पढ़ने का साधन नहीं मिल पा रहा है, अभाववश जिनके पास बहुत सारी चीज़ें कम हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे समाज में इन लोगों को, हमारा बच्चे तो भविष्य है ना, तो अगर हम अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। यही सोच के हम ये चाहते हैं कि एक तो उन्नाव में एक तो भाई साहब की वजह से पढ़ने की व्यवस्था बहुत ही उत्तम है, लेकिन उन छोटे छोटे बच्चों का एक अलग ही कुछ गुरुकुल टाइप का, जिसमें उनको अपनी संस्कृति के बारे में, अपने सनातन के बारे में उनको कुछ ना कुछ ज्ञान होना अनिवार्य है। जी। तो एक ऐसी वैदिक शाला हम चाहते हैं, ऐसा गुरुकुल फिर से लाना चाह रहे हैं। जी। एक छोटा सा गुरुकुल बन जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जी। अगर हम बात करें आज के समाज में, तो समाज में सबसे ज्यादा किस बदलाव की जरूरत आप महसूस करती हैं? इसके अलावा जो राह आपने चुनी, जैसे कि आपका इंट्रो दिया मेरी सहयोगी अनुजा ने, आसान नहीं होता अपना काम छोड़ करके समाज सेवा करना, बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग इसे टाइम ऑफ वेस्ट भी कहते हैं, लेकिन मुझे भी पता है, मैं भी करती हूँ ये काम, कितना मुश्किल होता है। तो ऐसे में कोई एक ऐसी घटना जिसने आपको इस राह पर चलने के लिए प्रेरित किया हो? एक्चुअली में अपने समाज में महिलाओं का ही बड़ा शोषण हो रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि महिलाओं का शोषण तो मतलब आदिकाल से हो रहा है, ये कह सकते हैं। तो उनको सशक्त बनाना है, और एक दो घटनाएं ऐसी घटित हुई हैं जिनको देखते हुए मेरा मन जो है बहुत व्याकुल हो उठा। जैसे कि कुछ महिलाएं आत्महत्या तक कर लेती हैं, कि इनको जला दिया जाता है, कि इनके साथ बहुत सारी कुरीतियाँ होती रहती हैं। एक दो घटनाएं जो हमारे आसपास हुई, उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि महिला सशक्तिकरण के लिए भी, और अनाथ बच्चों के लिए, और अपनी जो दीनहीन इस समय चल रही थी गौ माता के लिए, अब तो योगी और मोदी जी की वजह से गौ माता के लिए भी उत्थान हो रहा है, महिलाओं का भी उत्थान हो रहा है, और समाज में पढ़ने के लिए भी बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है। आपने योगी जी का जिक्र किया, और हमारी थीम भी है कि योगी यूपी के लिए कितने उपयोगी। एज ए सोशल वर्कर आप कैसे देखती हो? एज ए सोशल वर्कर हम ये देखते हैं कि योगी मतलब उन्होंने अगर कह दिया उत्तम प्रदेश, तो वास्तव में योगी जी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। उन्होंने जो आज तक किया है अपने कार्यकाल में, शायद ही पिछले वर्षों के मुख्यमंत्रियों द्वारा कुछ इस तरह का किया गया है। मैं तो बहुत बहुत आभारी हूँ उनकी, और उनकी बीजेपी की जो नीतियाँ चल रही हैं, योगी और मोदी, शायद अगर ये लोग ना आते
तो सनातन से रिलेटेड हो, चाहे महिलाओं से रिलेटेड हो, चाहे बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में से रिलेटेड हो, चाहे आपकी ट्रांसगंगा ये जो सिटी का निर्माण, मतलब जो आपका एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, आप ये देखिए कितना उत्थान हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ संभव योगी जी और मोदी जी की वजह से ही हो पाया है। और उन्नाव में मेरे भाई पंकज गुप्ता जी का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे शहर की उन्नति के लिए। जी जी दीप्ति जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने सनातन की बात की, गौ माता की हम बात कर रहे हैं, संस्कृत को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आपने जब शुरुआत की समाज सेवा, तब से लेके अब तक आपने क्या क्या कठिनाइयाँ झेली इन चीज़ों को आगे बढ़ाने में, और आपको क्या लगा कि कुछ रोकता है आपको इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, पहले जो माहौल हुआ करता था, आज से योगी जी के पूर्व मैं कह सकती हूँ, उस माहौल में हम लोग ठीक से जय श्री राम नहीं बोल सकते। जी। मतलब मुझे कहने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है, लेकिन आज के समय में हम ये बड़े गर्व से कहते हैं, 500 वर्ष बाद भगवान को उनका मंदिर मिलता है, धारा 170 हटती है, ये इन्हीं के द्वारा की गए सारे काम हैं। और हम ये देखते हैं कि आगे बढ़ के भी इन लोग का भी यही हाल होगा कि जैसे मतलब हम लोग को जैसे आगे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें अभी मतलब इन लोगों ने जो कुछ किया है समाज के लिए वो अविस्मरणीय है। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि राम मंदिर वो तो कोर्ट का फैसला है, किसी की भी सरकार में आता उसको बनाना पड़ता। तो विपक्ष से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, यदि राम मंदिर कोर्ट का फैसला है तो उनकी सरकारों में उन्होंने क्यों नहीं मंदिर बनवाया? अगर बनवाया नहीं तो उसके लिए प्रयास तो करते। उन्होंने तो साफ साफ राम का नाम ही डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा राम एक काल्पनिक है। कुछ लोगों ने, कुछ सत्ताधारी लोगों ने तो यहां तक कह दिया। तो राम अगर अयोध्या में नहीं आएंगे तो कहां आएंगे? ये प्रश्न है मेरा। लेकिन अब जिस तरीके से उसी राम के नाम पर लूट का जो खेल चल रहा है, उसे आप कैसे देख रही हैं? देखिए, राम के नाम पर लूट नहीं हो रही है। आपको मैं बताऊं, ये तो कुछ सत्ताधारी लोग हैं जो अपने उन्मूलन के लिए, जैसे कि आपको बदनाम करना है, जैसे मतलब मुझे ट्रस्ट सही काम कर रहा है, सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। आप ये जी जी, वो जो ट्रस्ट के लोग थे उनको ये करने के लिए भी मैंने कई जगह सुना है, पता नहीं सच है कि गलत है, कि ऐसा आप करिए तो इसमें इनका लांछन लगे, क्योंकि इलेक्शन करीब है। अब इसमें क्या सत्यता है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं ये नहीं होनी चाहिए वैसे। लेकिन ट्रस्ट तो खुद मोदी जी ने ही बनाया था, तो उन्होंने अपने भरोसे के ही आदमी उसमें रखे थे। ऐसे में अब उनके भरोसे वाले आदमी के ऊपर एफआईआर हो जाना, उनकी खोजबीन शुरू हो जाना, तो मतलब ये साजिश है किसी की, आप ये कह रही हैं? साजिश भी हो सकती है और बड़ी साजिश है। और मैं तो ये कह रही हूं कि जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनको बुरी से बुरी सजा हो। मैं तो इस पक्ष में हूं। मैं तो चाह रही हूं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जैसे हमारे योगी जी कह गए हैं कि मैं चाहता हूं चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, अगर उसने गलत काम किया है तो उसको वैसी ही सजा मिलनी चाहिए जैसे एक अपराधी को मिलती है। जी दीप्ति जी, अब थोड़ा महिलाओं की बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं जब थोड़ा ऊपर उठना चाहती हैं तो बहुत सारी समस्याओं से उनको जूझना पड़ता है। स्टीरियोटाइप्स लोग होते हैं, ये ना करो, ऐसे ना करो, वैसे। उस तरह की महिलाओं को जो अर्ध ग्रामीण कह सकते हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए आपके क्या कदम है? मैं ये चाहती हूँ सबसे पहले तो ग्रामीण क्षेत्र में अवेयरनेस यानी शिक्षा का थोड़ा ज़्यादा महत्व होना चाहिए, और हो रहा है। खैर, उसमें महिलाएं अब आगे कदम से कदम मिला रही हैं। आज से 10-15 वर्ष पूर्व की महिलाएं और आज की ग्रामीण के महिलाओं के अंदर बहुत सारा बदलाव आ चुका है, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी बदलाव आना बाकी है, सामाजिक स्तर से भी, प्रशासनिक स्तर से भी। और हम जैसे एक छोटे सोशल वर्क करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके काम करते हैं, तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि भैया 20 का बैच बना लीजिए, आप जहाँ बताइए वहाँ आपको नुक्कड़ क्लासेस दे देंगे। आपका जिस टाइम पढ़ने का मन हो वहाँ आप आ जाइए। गांव का एक चौपाल, एक जगह, एक स्थिति आप बना लीजिए, आप पढ़िए आके। देखिए, बिना पढ़े तो महिलाओं का आगे उत्थान संभव नहीं है। दूसरी चीज, हुनर।
यदि पढ़ाई हो और साथ में हुनर हो तो मैं समझती हूँ, अब लिज्जत पापड़ वाला ही आप ले लीजिए, कितनी छोटी राशि से उन लोगों ने शुरू किया और आज कितना बड़ा उन्होंने एम्पायर खड़ा कर दिया। तो ये क्या है, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन क्या था, उनके पास टैलेंट था, उनके पास काम करने की क्षमता थी, उन्होंने उसका प्रयोग किया। हम ये नहीं कहते अचार बनाना है, लिज्जत पापड़ जैसे प्रयोग करने हैं, या आपकी कताई बुनाई सिलाई वाला कार्यक्रम करना है, कोई ज़रूरी नहीं है। हर क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देना चाहिए, छोटे छोटे स्कूल, और हमने तो कई बार सिलाई वाला प्रोग्राम भी चलाया है गांव में जाके, कि जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो उसमें उसका लाभ उठा सकें। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं नहीं, अपितु पुरुष भी, जहाँ जहाँ ट्रैक्टर वाला कार्यक्रम भी हमारी संस्था द्वारा चलाया जाता है। बहुत सारे ऐसे वेलफेयर के काम किए जाते हैं जिससे कि उनका उत्थान हो सके। जी, सुरक्षा में कहाँ चूक हो जाती है? एक 13 साल की बच्ची भी अगर निकलती है, वो भी कई दरिंदों के बीच में फंस जाती है, तो महिलाओं की सुरक्षा में कहाँ चूक हो जाती है? देखिए, प्रशासनिक रूप से या योगी जी की सरकार में तो उनकी ओर से तो कोई चूक नहीं है, लेकिन अब माइंड ही अलग हो, सोच ही अलग हो। अब चूंकि इतने दिन से जो गलत सोच वाले व्यक्तित्व रहे हैं हमारे देश में, उन्होंने जो अराजकता फैलाई है कि गुंडाई करना, ये करना, वो करना, तो योगी जी के आने के बाद लमसम मेरे ख्याल से 80% तो खत्म हो गया ये, लेकिन अभी भी है जो इस तरह की हैवानियत हो रही है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस पे कड़े से कड़ा विरोध भी होना चाहिए और उन लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव भी करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो कुल मिलाकर सरकारें बदलें या आपके लीडर बदलें, लेकिन जब तक आपकी जो मानसिकता है वो नहीं बदलेगी तो अपराध पर लगाम नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल सही। यदि हम आप सोचना शुरू नहीं करेंगे तो ऐसे ही होता रहेगा। हम सोचते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाएं, और कुछ यहाँ पे अराजक तत्व ऐसे हैं, और चूंकि इलेक्शन करीब है तो इस तरह की घटनाएं बहुत सारी होंगी। सरकार को बढ़ावा बदनाम मिल करने रहा के है लिए। भाई, अराजक तत्वों को बढ़ावा ही तो मिल रहा था जो इतने साल से पनप रहे थे। अब योगी जी के आने के बाद क्या हुआ, बहुत सारे हिस्ट्री शीटर, बहुत सारे लोग समाप्त हो गए। ठीक है, महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए अभी तक और क्या किया जाने की आवश्यकता है, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो इनको पहले हम लोगों ने तो बचपन में किया है और अभी भी करना चाहिए, लेडीज के लिए खास तौर से कुछ ऐसे स्कूल्स गवर्नमेंट की ओर से बनाने चाहिए जिनको उनको लड़ाई के गुण, जैसे कि वो जिम्नास्टिक वगैरह पहले होती थी, या जो देसी हिसाब से पंजाबी मुर्रा और दुनियादारी, ये लड़कियों को सिखाना चाहिए जिससे वो अपनी रक्षा कर सकें। और दूसरी चीज, गोली बंदूक रिवॉल्वर चलाना भी आना चाहिए। घर चलाना ही नहीं सिखाना चाहिए, घर चलाने के साथ साथ महिलाओं को अब आप ये कह रहे हैं गोली चलाना भी सिखाना चाहिए, जो अपनी रक्षा कर सकें। जी जी, आज के वक्त में समाज में वो कौन सा बड़ा बदलाव आप चाहती हैं एक महिला होने के नाते, जिससे समाज को एक मैसेज भी जाए, महिलाएं भी अपने लिए उसमें अवसर तलाशें, साथ ही साथ जो युवा हैं जिन्हें पता नहीं कि सोशल वर्कर कैसे करना है, समाज से कैसे जुड़ना है, वो कैसे जुड़ें? मानसिकता सबसे पहले। यदि हम इंसान को, पहले क्या होता था, सुबह उठ के लोग प्रार्थना करते थे, प्रभु भजन करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। हमारी दिनचर्या ही गलत हो चुकी है। अब सवेरे सबसे पहले चाय नहीं मिलती तो आदमी की आंख नहीं खुलती है। सबसे पहले हमारा जो पूर्व रूटीन हुआ करता था कि सुबह उठ के सबसे पहले इंसान क्या करता था कि स्नान ध्यान करके अपना जो है फिर आगे का कार्यक्रम करता था, उसमें वो चलता भी था, सब कुछ करता था। तो उसमें क्या था कि जो पॉजिटिव ऑरा होता था वो इंसान का बनता था, वो उसके माँ बाप के प्रति भी सोचता था, अपने परिवार के प्रति भी सोचता था। सबसे बड़ी सोच और सबसे गंदी चीज है मोबाइल। यदि मोबाइल बच्चों के हाथ में 10 वर्ष की उम्र में दे दिया जाएगा तो वो सभी कुछ देखेंगे। सुबह उठकर चाय से पहले मोबाइल ही हाथ में आता है। तो ये चीज एक तो बदलाव होनी चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए, अपने बच्चों को मोबाइल से थोड़ा सा दूरी बनाएं। व्यायाम और अच्छी सोच
अपनी जो अच्छी अच्छी धार्मिक पुस्तकें हैं या जो बहुत अच्छे अच्छे लेखकों द्वारा दी गई पुस्तकों, यानी लिसन, पढ़ना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। पढ़ने से इंसान को केवल मोबाइल नहीं देखना है, पढ़ना है, हमको ज्ञान लेना है। और ऐसी चीज़ जैसे भगवत गीता का आप ज्ञान लीजिए, हमारे हिंदुस्तान में इसका प्रचलन नहीं है, लेकिन विदेशों में लोग इसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में और रोज़ पढ़ते हैं। जी बिल्कुल। जैसे हम बात कर रहे थे सुरक्षा की, महिलाओं की सुरक्षा की, रेप केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, छोटी बच्चियों के साथ भी हो रहा है। आपने कहा मानसिकता की बात है, तो घरेलू हिंसा ये भी एक मैटर है। घरेलू हिंसा आगे बढ़ रही है, साइबर क्राइम भी आगे बढ़ रहा है। इन चीज़ों को कैसे हम आगे बढ़ाएं? सिर्फ एक मानसिकता सुधार से हम आगे बढ़ जाएं ये नहीं है, इसमें हम सरकारी रूप से क्या कर सकते हैं? सरकारी रूप से कड़े नियम होने चाहिए। रेप करने वाले को तो तत्काल फांसी होनी चाहिए, दूसरा और कोई सुनना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज है जैसे कि आपने कहा कि सुरक्षा, घरेलू हिंसा भी घरेलू हिंसा भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आजकल तो महिलाएं भी हाँ, हिंसा कर रही हैं। महिलाएं उल्टा ही चल रहा है, ड्रम में भर रही हैं और क्या ही कहूँ। तो वही कह रही हूँ, मानसिकता भी बदल गई है, अब लेडीज भी थोड़ा थोड़ा गड़बड़ कर रही हैं। अभी तक पुरुष समाज जो है वो पीड़ा देता आया था, तो वो कभी खबर नहीं बनी। पहली बार लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि शेरनियां जागी हैं, वो खबर क्यों बन रही है फिर? शेरनियां गलत जाग गई हैं। नहीं, गलत है, मैं मानती हूँ गलत है, लेकिन मेरा बस कहने का ये है कि मानसिकता आज भी वही है कि अगर पुरुष समाज कर रहा है तो वो ठीक है, वो उसका हक है। अगर वो महिला पे अत्याचार कर रहा है तो ऐसा होता आया है सदियों से कि वो ठीक है, लेकिन अगर कोई महिला अगर पलट के कर रही है तो फिर वो गलत, दोनों गलत है। हाँ, गलत मत करो। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा हो तो उसके साथ गलत करो, बट ये मत करो कि आप अपना उसको ड्रम में भर दो, आप उसको जो है बाथरूम में ही के अंदर लगा दो। मतलब ये तो आप समझ लीजिए, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। और देखिए हम महिलाएं कितनी सॉफ्ट होती है ना, आज भी पुरुष समाज की इतनी फिक्र है कि हम अभी भी ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा मत कीजिए। हाँ, जी बिल्कुल। हाँ, भाई स्त्री का स्वभाव जो है वो बड़ा इमोशनल होता है, सौम्यता उसका गुण है। अगर वो अलग हट रही है, वो अहिंसा में आ रही है या किसी का मर्डर कर रही है या जानबूझ के पूरी विद प्लानिंग कर रही है, मतलब ये भी एक बड़ा गलत है, बहुत गलत चीज है। अभी मोबाइल की बात हम कर रहे थे, आपने बताया भागवत गीता करनी चाहिए, और सबसे पहले मुझे लगता है पेरेंट्स को जागरूक होने की जरूरत है, जैसे आप बता रही थी। मोबाइल, सोशल मीडिया से जो महिलाएं हैं, लड़कियां, खासकर यूथ, अगर बात करें जेनजी गर्ल्स की बात करें, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? उनको किस तरह से सोशल मीडिया से बिल्कुल विरक्त हो जाना चाहिए, या सोशल मीडिया पर क्या ऐसा पॉजिटिव करें जिससे कि बाकी आगे वाले लोगों को कुछ अच्छा संदेश मिले? क्योंकि कोई एक बच्चा कुछ करता है वही दूसरे बच्चे भी करने लगते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये चाहूंगी कि आप जो कुछ भी करें सोशल मीडिया, तो विरक्त तो नहीं हो सकता। आज के दौर में कोई भी विरक्त नहीं हो सकता, इवन हम भी नहीं हो सकते जी। क्योंकि वो अब एक हिस्सा बन चुका है। इसके लिए हमको ये चाहिए कि हम अच्छी चीज़ें, जैसे कि अच्छी फिल्म्स आती हैं, ऐसा नहीं कि खराब भी फिल्म आती हैं, अच्छी भी आती हैं, अच्छी सोच आती हैं, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। अपने लोगों को इसमें बहुत बड़ा बदलाव हम लोग कैसे कर सकते हैं? एक दूसरे की मानसिकता मैं फिर कह रही हूँ, अगर माँ बाप अपने बच्चों को सही दिशा दिखाना शुरू कर दें, पेरेंट्स को जागरूक होने की जरूरत जी, तभी समाज बदल सकता है। अदरवाइज आप ये मानिए कि एक कह रहा है कि नहीं ठीक है उसने मारा, तुम 4 चाटे मार के आना, और एक कह रहा है कि नहीं बेटा तुम उससे बोलो कि तुमने मुझे क्यों मारा, हमको पहले ये बताओ, और फिर अपने पापा के पास आके हमें शिकायत करो। तो ये विभिन्न तरीके से दो पॉइंट हो गए ना। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। वो ध्यान ही नहीं देते कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या पढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग कहते हैं आत्मनिर्भर, ये शब्द बड़ा खराब है। आप बच्चों को पैदा होने से हाई स्कूल तक एक टीचर की तरह उनसे बर्ताव होना चाहिए पेरेंट्स का, और 10th से 12th के बीच आपको हल्का फुल्का फ्रेंडली बर्ताव होना चाहिए।
और इंटर के बाद फिर आपको थोड़ा सा उसको लूज कर देना चाहिए कि वो आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़े। मतलब स्पेस देना बच्चों को बहुत जरूरी है, आप कुल जी, मिलाकर जिस लेके। गुरुकुल की आप स्ट्रिक्टनेस तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिस गुरुकुल की आप बात करी थी कि सनातन संस्कृति के अनुसार आप ऐसा गुरुकुल डेवलप करना चाहती, तो क्या आप इन मुद्दों को भी उसमें रखना चाहती हैं? इस तरह से पेरेंट्स को भी टीच करना चाहेंगी? बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। माँ बाप अगर नहीं, हाँ अच्छा एक बात बताइए, आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता तो आपने बच्चों को क्या पढ़ाओगे? बिल्कुल। दूसरी चीज, चलिए नहीं आता है तो आप कोशिश भी नहीं करना चाहते, आप ही नहीं चाहते हो। आप चाहते हो हमारा बच्चा आज्ञाकारी बने, बिल्कुल मेरी बात, तो आपको पहले आज्ञाकारी बनना चाहिए, आपको पहले अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। वो देखेगा आपका आचरण तो वही तो सीखेगा। बिल्कुल। पेरेंट्स अपनी अपनी सोचते हैं, आज के जमाने में ये सोचते हैं मेरा बच्चा बड़ा होके बड़ा अच्छा निकले, तो क्या हमारे पेरेंट्स ये नहीं सोचते होंगे? जाहिर सी बात है। आज हम क्यों वृद्धाश्रम इतने बढ़ गए हैं, क्यों माँ बाप के साथ क्या हो रहा है, आप लोग देखिए ना उठा के। कुंभ के मेले में आप चले जाइए, 2 4 5 10 आपको मिल जाएंगी कि लड़का यहाँ छोड़ गया था और बेटा अभी आ रहा है। वो लड़का आया नहीं। बड़ी ही दीनहीन दशा है उस भारतवर्ष की सोच की वजह से। भाई हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायक जी, हमारे नेतागण, हमारे प्रशासनिक अधिकारी आपको एक सीमा तक ही तो बचाओ सुझाव दे सकते हैं या आपके लिए कुछ कर सकते हैं। बाकी बीड़ा तो आपका भी है, फर्ज तो हर एक प्रत्येक व्यक्ति का है कि वो इसको उठाए। आपको क्या लगता है वृद्धाश्रम में जो संख्या बढ़ रही है, इसके पीछे रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है कि कोई अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति आराम पसंद हो गया है। उनकी दिनचर्या है कि सुबह 7 बजे हमको, क्योंकि बुढ़ापे में जल्दी भूख लगती है, जल्दी नींद आती है, बीमारी भी 2 4 हो जाती है, तो हर आदमी चाहता है भाई बहुत टेंशन हो रही है, इनको यहीं छोड़ आओ, पैसा ही लेगा ना कहीं। आज तो वृद्धाश्रम नहीं छोड़े हम अपने पापा को, हम तो वहां पे आइसोलेशन सेंटर छोड़ दिए, फलाने जगह छोड़ दिए, वहां पे होटल की तरह पूरी व्यवस्था होगी, एक नर्स भी उनके साथ में होगी, उसका पूरा पैकेज भी मैंने ले लिया है। अरे क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? उन्होंने आपके लिए कभी पैकेज लिया है क्या? आपको पढ़ाने के लिए, आपको बड़ा करने के लिए उन्होंने कोई पैकेज लिया था क्या? कितने मॉडर्न हो गए हैं। बिल्कुल। तो मतलब कुल मिलाकर के युवा पीढ़ी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि युवा पीढ़ी जिस तरीके से आप आश्रमों का जिक्र कर रही हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जब ऑलरेडी इतनी बीमारियां लोगों को लग रही हैं। आजकल अगर किसी घर में कोई बुजुर्ग है, माँ बाप हैं या सास ससुर हैं, तो वो बेटा बहू भी और साथ ही साथ वो बच्चे भी किस्मत वाले हैं, क्योंकि सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा, उम्र इतनी हो ही नहीं रही, बहुत कम उम्र में लोग चले जा रहे हैं। और जो हैं उनकी हम लोग कोई सेवा नहीं करना चाहता है। किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। कुल मिलाकर युवा पीढ़ी समाज सेवा तो छोड़ दीजिए, अपने घर के बड़ों का भी सम्मान करने में पीछे छूट रही है, जागरूक नहीं हुई है। मैंने पहली शब्द में यही बोला था, सोच। वो देखिए एक छोटा सा शब्द है सोच, और कितना विस्तृत इसका अंदर, जितना भी आप चलते चले जाएंगे आपको समझ में आएगा कि वास्तव में सोच ही सब कुछ है। बिल्कुल। महिलाओं की भी बात कर रहे थे हम अभी, फिर से महिलाओं पर आते हैं। महिलाएं जब निकलती हैं काम करने के लिए, उनको वर्क प्लेस पर भी काम करना पड़ता है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, उनको घर में भी अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं, और आप उस परिवार को क्या संदेश देना चाहेंगी, और उस महिला को क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो किस तरह से दोनों में सामंजस्य बिठाएं और दोनों को अच्छी तरह से लेकर आगे बढ़ाएं? महिलाओं का दिल बहुत बड़ा होता है। मैं बीइंग ए वुमेन मैं भी ये बात कहती हूँ कि अगर कोई बच्चा है, एक तो सौम्यता होती, वात्सल्य होता है और प्रेम भी होता है। तो यदि कोई पारिवारिक सदस्य है, अगर उसकी तबीयत खराब है या कुछ है, वो सबको समेट के चलना जानती है। वो ये भी जानती है कि यदि मेरा परिवार आज इसको खाना नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगी। ये दर्द किसके अंदर होता है? एक महिला के अंदर होता है। ये सोच किसके अंदर होती है? एक महिला के अंदर होती है कि हमको शाम को चल के ये अपने बच्चों के लिए देना है, सवेरे मेरे हस्बैंड जाएंगे तो उसको ये करना है।
इस सोच के चलते लोग इनका फायदा भी उठाते हैं। भाई आप नीचे तबके में आ जाइए, बहुत सारे घर ऐसे मिल जाएंगे आपको, हमने देखा है, मलिन बस्तियों में भी देखा है, कई जगह देखा है कि पुरुष कोई काम करते ही नहीं है, महिलाएं घर का भी काम करती हैं, बच्चों को भी सारा पोषण वो करती हैं और स्वयं भी कमाने बाहर जाती हैं, कहीं बर्तन साफ करती हैं, कहीं कुछ करती हैं। तो ऐसे लोगों की स्थिति ये है कि जब तक भाई हम अगर कहीं आगे बढ़ रहे हैं, किसी चीज में कुछ काम करना चाहते हैं, वो कहाँ से बढ़ेंगी? उनको कोई प्रमोट करने वाला भी तो होना चाहिए कि नहीं भाई ठीक है, आप तो परिवार का बहुत बड़ा साथ होना चाहिए। परिवार अगर साथ नहीं देगा तो वो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? लेकिन वही परिवार जो है, कमी कहाँ से शुरू होती है? वही परिवार, घर में अगर बेटा काम करके आ रहा है तो उसका बहुत मान सम्मान जी है। जी। लेकिन बहू या बेटी काम करके आ रही है तो उसका काम तो काम ही नहीं है। नहीं, उसका फर्ज है जी, उसकी जिम्मेदारी में कन्वर्ट कर दिया जाता है उसको। ये भेदभाव नहीं लगता बहुत बड़ी वजह है? बच्चे संभालने की भी जहां तक बात होती है तो बच्चे भी जिम्मेदारी एक पत्नी की होती है। बिल्कुल। तो जैसे अभी हम वृद्धाश्रम की भी बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं परिवार में ऐसी चीजें भी आ रही हैं, दोनों तरफ से ये कमियां आ रही हैं, जिसके कारण ये चीजें आगे बढ़ रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ठीक है दीप्ति जी, आने वाले समय की अगर हम बात करें तो आने वाले समय में आपके कौन कौन से सामाजिक अभियान के प्रोजेक्ट हैं और जिन पर आप काम करना चाहती हैं? मैं सबसे पहले काम जो करना चाहती हूँ महिलाओं के सशक्तिकरण पर, वो है कि उनको जो हुनर देना है। शिक्षा ठीक है लेकिन समय नहीं है तो सही। हुनर में जैसे कि थोड़ी देर पहले बताया कि ये सब प्रेरणा है, जैसे अपने यहाँ ये आपका लखनऊ का चिकन का कार्यक्रम होता है, इसमें बहुत सारी महिलाएं संलिप्त हैं जो एक कढ़ाई वगैरह करती हैं, अपने रोजमर्रा के टाइम निकाल के उनको कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। तो उस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। और कुछ जैसे अचार है, लिज्जत पापड़ वगैरह टाइप का, ये भी एक प्रोग्राम है। तो इन्हीं सब में थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं। और अगर आपको सरकार से समाज के हित में 3 महत्वपूर्ण मांगे रखने का मौका मिले तो वो आपकी क्या होंगी? सबसे बड़ी मांग, प्रदेश के हर जिले में कम से कम 2 गुरुकुल हों। दूसरी मांग, महिलाएं जो अपने उद्योग स्वयं चलाना चाहती हैं उनके लिए प्रमोशन हो और अच्छा प्रमोशन हो। तीसरी मांग, जो गरीब बच्चे हैं उनका सुगढ़ विकास किस तरह हो। भाई हर बच्चा चाहता है कि हम पढ़ें भी, हम घूमें भी, जिनके पेरेंट्स नहीं वो नहीं कर पा रहे हैं, या तो उनको कम से कम देखा जाए, उनका एक आंकलन किया जाए कि कौन वास्तव में लायक है, उसको वो चीज दी जाए। क्या होता है कि स्कीमें तो सरकार की आती हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है बंटवारा गलत हो जाता है। चलिए, ये तो बात हुई सरकार से कि आपकी क्या मांगे होंगी, लेकिन अगर हम बात करें एक आम नागरिक की, तो आपके अनुसार एक बेहतर और संवेदनशील समाज बनाने में आम नागरिक की जो भूमिका है वो क्या होनी चाहिए? आम नागरिक की भूमिका सबसे पहले ये होनी चाहिए, सर्वप्रथम अपने देश के लिए, दूसरा अपने एक धार्मिक नहीं कहूँगी, ह्यूमैनिटी कहूँगी। धर्म तो बाद की चीज़ है, पहले अपने देश को, दूसरा अपने ह्यूमैनिटी को यानी इंसानियत को। इंसानियत में क्या चीज़ है कि जैसे हम किसी का बुरा ना करें, किसी के साथ अभद्रता ना करें, किसी को गलत सलाह ना दें या गलत किसी के साथ ना करें। दीप्ति जी, अभी आपने 3 मांगों की बात कही थी। आप एक समाज सेवी हैं, समाज सेवी के तौर पर आपको सरकार से इस तरह की मांगे जब आप रखती हैं, आपको कितना सहयोग मिलता है, और या उस सहयोग ना मिलने की वजह से आपको अपनी राह खुद बनानी पड़ती है, कैसा रहता है? देखिए क्या है कि सरकार, इस समय की जो सरकार है योगी जी की, मैं तो कह रही हूँ कि मेरी एक मांग होती वहाँ 10 पूरी होती हैं। आप संतुष्ट हैं? हाँ, पूर्णतया संतुष्ट हूँ, लेकिन सही जगह पहुँचे मांग तो, सही तरीका हो तो, सही मांग हो तो, हम उस पर काम कर रहे हो तो। ओके, तो कोई और ऐसी दीप्ति जो कोई बिजनेस विमेन है या कहीं नौकरी कर रही है और वो समाज सेवा के तौर पर आगे आना चाहती है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहूँगी बिल्कुल हाथ बढ़ के आगे आओ और मेरी जहाँ मदद हो
वो बताओ, मैं उसके लिए पूर्णतया खड़ी हूँ, बल्कि हर एक स्त्री के साथ खड़ी हूँ जो मेरे साथ मेरा मतलब मेरा कुछ भी उसको प्रमोशन में लगेगा, मैं करूंगी उसके लिए। जो मैं आपकी कर जिंदगी का सबसे भावुक अनुभव अगर कोई रहा हो तो वो आप साझा करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ। हाँ, भावुक अनुभव है। जब मेरे भाई साहब की प्रेरणा मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी तारीफ करूंगी। भाई हैं, एक विधायक भी हैं, लेकिन बहुत अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने जब ये श्रवण कुमार यात्रा चलाई उन्नाव में, तो कई लोग ये चाहते थे कि मतलब कोई जानता ही नहीं था कि इस तरह से भी कोई काम करना चाहिए। भाई, किसी के माँ बाप हैं तो उनके बच्चे जो हैं उनको ले जाना नहीं चाहते हैं, किसी के भाई बहन हैं, भाई हर आदमी अपने माँ बाप को चाहता है। कोई चाहता है कि हम अपने माँ बाप को तीर्थ स्थल पे दर्शन कराएं, कोई चाहता है, होते हुए भी कोई नहीं ले जा पाता है। तो वो काम मेरे भाई ने किया है। मेरे भाई अक्सर श्रवण कुमार यात्रा के द्वारा उन्नाव की पब्लिक के गांव से बूढ़े माँ बाप जो भी जनता जाना चाहती है उनको भेजते हैं। रहना जाना आना सब फ्री, कुंभ मेले से लेके हर चीज में। चलिए, मुझे अच्छा लगा, वरना अगर उन्नाव विधायक का नाम सामने आता है तो आपको पता है कि कौन सी कंट्रोवर्सी सामने आ जाती है। और आज तक उसको उन्नाव को कोई भूला नहीं है उन विधायक साहब की वजह से। लेकिन आप अगर बेहतर बता रही हैं, सकारात्मक चीजें रख रही हैं तो अच्छा है। नहीं, ये मैं नहीं बता रही हूँ, आप नहीं, मुझे अच्छा लगा सुन करके, वरना उन्नाव का नाम जब भी आता है तो जहन में सिर्फ इसके कुलदीप अलावा भी सिंह सेंगर ही रह जाते हैं। एक मिनट इसके अलावा भी मेरे भाई साहब की जो कर्म है, मतलब सराहनीय कर्म है। उन्होंने क्या किया है कि एक तो श्रवण कुमार यात्रा के द्वारा जो गरीब माँ बाप हैं, जो उनके कुल मिला के पूरे उन्नाव के वो बेटे बन गए हैं इस यात्रा के माध्यम से। दूसरी चीज है, उन्होंने गरीब कन्याओं का विवाह भी करवाया है अपने खुद के पैसों से, आप ये कह सकती हैं। जी,